नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट का हमारा फॉर्म भरने का कल लास्ट डेट है। 10 दिसंबर तक भरा जाने वाला है। यदि बढ़ती है डेट तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भर भी लिए होंगे, और यदि नहीं भरे हैं तो भर भी लीजिए। इसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी के बीच होना है। तो हमारा जो है परीक्षा कभी भी हो सकता है, तो हम 1 जनवरी ही मान कर चलें। तो हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी देखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो उस श्रृंखला में हम, वैसे ये तो हमारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, तो जिसको हम विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए, उस श्रृंखला में ये हमारा 5वां कक्षा है। हाँ, 1 से लेकर 4 कक्षा हमने इस प्रश्न पत्र की है। इसके बाद ये हमारी 5वीं कक्षा है। तो आपने, उम्मीद है कि पहली की कक्षाएं देखी होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो इसके बाद आप जाकर देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत विलंब न करते हुए चलिए हम अपनी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है, रस दोषान चिनोत। रस में जो आपके दोष हैं उनको चुनिए। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो रस दोष हमें पढ़ने हैं वो आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के अनुसार हमें रस दोष को पढ़ना है। तो साहित्य दर्पण में कुल 10 परिच्छेद हैं। ये आचार्य विश्वनाथ की कृति है। साहित्य दर्पण के 7वें परिच्छेद का नाम जो है कि दोष निरूपण है। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो रस दोष हैं वो कुल 13 या 14, हाँ 14 हैं, 13 या 14 हैं ऐसे ही। तो हम देखते हैं रस दोषों को, कुल 1 मिनट हम देख के बताते हैं 13 है अथवा 14 है। क्षमा कीजिए, रस दोष जो है हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण के अनुसार नहीं बल्कि काव्य प्रकाश के अनुसार रस दोष पढ़ना है। तो सबसे पहले लेकिन हम देख लेते हैं दोनों ग्रंथों के अनुसार। दोनों ही ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम साहित्य दर्पण के अनुसार रस दोष को पढ़ेंगे। तो साहित्य दर्पण के अनुसार रस दोष जो है, व्यभिचारी स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता कष्ट कल्पनया क्षमा कीजिए, व्यक्तिरनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यतिविस्तृतिः अंगिनो अननुसंधानं प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः। इस तरीके से। तो हमारा पहला रस दोष क्या है? व्यभिचारी भावों की स्वशब्द वाच्यता। तो व्यभिचारी भावों की स्वशब्द वाच्यता जो है एक, ये हमारा पहला ही हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं हम। दूसरा है आपका श्रृंगार आदि, क्षमा कीजिए, रस की स्वशब्द वाच्यता। तीसरा है आपका रस की स्वशब्द वाच्यता 2 प्रकार की है। रसादि शब्द से श्रृंगार आदि नाम, और विभाव आदि प्रतिपादन द्वारा अभिधान। इसके बाद तीसरा आपका जो है रस दोष है, इसमें वो है स्थायी भाव की स्वशब्द वाच्यता। और चौथा है अनुभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति। 5वां है विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति। छठा है रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण। और इसके बाद 7वां है रस की बार बार दीप्ति। तो इस तरीके से हमारा फिर 8वां है रस का अनवसर में विस्तार होना। और 9वां है अनवसर में रस विच्छेद करना। 10वां है अप्रधान रस का अत्यधिक विस्तार करना। और 11 नंबर का है कि अंगी अर्थात प्रधान रस का विस्मरण करना। 12वां है कि प्रकृति पात्रों का विपर्यय करना। और 13 नंबर है अनंग प्रकृत रस के अनुपकारक का वर्णन करना, जैसे कर्पूर मंजरी की नाटिका में करा गया है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी विकल्प जो है रस दोष के अंतर्गत आते हैं। बाकी अर्धांतरैक वाचकम और भग्न
क्या है, प्रकरणम है जो भी है, ये भी नहीं है। और उसके बाद प्रतत्कर्षम, ये भी नहीं है। तो ये सब अलग अलग पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आपके रस दोष जो है 2 ही हैं मुख्य रूप से, यहाँ पे ए और क्षमा कीजिए बी और सी हमने बता दिया। बाकी साहित्य दर्पण के अनुसार देखें तो रस दोष आपके 14 हैं। कौन कौन से हैं इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश में। रस की स्वशब्द वाच्यता, स्थायी भाव की स्वशब्द वाच्यता, व्यभिचारी भाव की स्वशब्द वाच्यता, प्रकृत रस विरुद्ध विभाव आदि योजना। इसके बाद अनुभाव की कष्ट कल्पना, विभाव की कष्ट कल्पना, अकांड में रस विच्छाद विस्तार, अकांड में रसच्छेद, पुनः पुनः दीप्ति रस की। उसके बाद अंगी रस का अननुसंधान, प्रकृत रस के अनुपकारक का अति विस्तृत करना। उसके बाद अंगभूत रस भाव आदि का अति विस्तार, प्रकृति विपर्य, अर्थान औचित्य। ये हो गए दोनों ग्रंथों के अनुसार जो है रस दोष। यदि फिर भी कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में 10 रूप का अनुसारम कार्यवस्थेस्तः 10 रूप के अनुसार जो है आपकी कार्यावस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। आचार्य धनंजय जी ने 10 रूपक उनकी कृति है जो 10 रूपक में उन्होंने कार्यावस्थाओं का वर्णन किया है। इसमें कुल 4 प्रकाश है। 10 रूपक का नाटक की 5 अवस्थाओं को बतलाते हैं। तो यह श्लोक है, अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्ति आसान यत् प्राप्ति फलागमः। फल की इच्छा वाले व्यक्तियों के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति और फलागम। तो इसमें से ए और डी हमारा जो है पंचकार्य अवस्थाओं में नहीं आता है, क्षमा कीजिए पंचकार्य अवस्थाओं में आता है ए और ई। बिंदु आपका संधि के पंच संधि के अंतर्गत आता है। पताका और प्रकरी आपका पंच बिंदु आपका संधि के अंतर्गत आता है और ये दोनों बी और सी आपके अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पंच कार्यावस्थाओं को तो हमने देख लिया, अब हम पंच अर्थ प्रकृतियों को भी देख लेते हैं। प्रयोजन सिद्धि के हेतुभूत अर्थ प्रकृति कहे जाते हैं। ये स्वभाव से भिन्न 5 अर्थ प्रकृतियां सब मिलकर एकत्व भाव में रख देने पर फल के कारण बन जाती है। बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्य लक्षणा अथ प्रकृतयः पंचा ता एताः परिकीर्तिता। बीज बिंदु पताका प्रकरी तथा कार्य, इन 5 अर्थ प्रकृतियों का क्रमशः आरंभ आदि 5 अवस्थाओं के साथ योग होने से क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति, ये 5 संधियां उत्पन्न होती हैं। तो पंच संधियों को भी देख लेते हैं एक बार श्लोक। अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंचसंधयः। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमने विश्लेषण देखा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितेषु मृच्छकटिकस्य पात्रे चिनोत। इनमें से मृच्छकटिक का पात्र कौन कौन है? तो चंदनक है, मधुरिका है, दुर्दरक है, पद्मेनिका है, सानुमति है। कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मृच्छकटिकम के पात्रों को देखते हैं। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। इसमें 10 अंक है। यह 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। और मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो अब देखते हैं पुरुष पात्र, स्त्री पात्र और सारे पात्रों को देखते हैं हम। तो पुरुष पात्र में आपके चारुदत्त जो है नायक है, दरिद्र द्विज सार्थवाह, मैत्रेय विदूषक है, चारुदत्त का मित्र, शकार प्रतिनायक है, राजा पालक का श्यालक अर्थात साला है, विट सकार का सहचर है, चेट सकार का दास है, वर्धमानक चारुदत्त का दास है,
संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व नौकर जुआरी और बाद में बौद्ध भिक्षु। पुरुष पात्र में जो है कि ये कुछ प्रमुख हैं और भी हैं। माथुर हैं प्रधान जुआरी और सभिक, और दुर्दरक है दूसरा जुआरी, वीरक है अंगरक्षक, चंदनक है नगर रक्षक, जो कि चंदनक हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है। चंदनक हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है। इसके बाद आपके दुर्दरक दूसरा जुआरी है, तो दुर्दरक भी पूछा गया है। ए और सी तो पहले ही आपके आ गए। उसके बाद शोधनक न्यायालय की सफाई करने वाला, वर्धमानक चारुदत्त का सेवक, सर्विलक ब्राह्मण सच्चा मित्र है। उसके बाद कुंभीलक वसंत सेना का सेवक है। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। आर्यक बाद में राजा होता है। उसके बाद अधिकरणिक न्यायाधीश है। तो इस तरीके से पुरुष पात्रों में हमने देखा तो ए और सी हमारा सही विकल्प है, दूसरा नंबर इस प्रश्न का सही विकल्प है। बाकी हम स्त्री पात्रों की भी चर्चा देख लेते हैं, और जो मंच पर नहीं आए हैं, केवल उनका नाम भर आया है मृक्षकटिकम में, उनको भी देख लेते हैं। तो वसंत सेना नायिका है, जो कि गणिका नायिका है। मृक्षकटिकम में 2 नायिका है, कुलजा और गणिका नायिका। वसंत सेना गणिका नायिका है। उसके बाद धूता आपकी कुलजा नायिका है, जो कि चारुदत्त की धर्मपत्नी है। उसके बाद रदनिका आपकी चारुदत्त की सेविका है। मदनिका वसंत सेना की प्रियदासी है। छत्रधारिणी आपकी वसंत सेना की परिचारिका है। मंच पर न आने वाले पात्रों में जूर्णवृद्ध आपके चारुदत्त का मित्र है। पालक उज्जैन का राजा है। रेभिल उज्जैन का व्यापारी चारुदत्त का मित्र विशिष्ट गायक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न से संबंधित हमने मृक्षकटिकम के सारे पात्रों को देखा। इसके बाद सानुमति ये जो है वो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है, और पद्मिनिका रत्नावली की पात्र है। मुझे जहाँ तक याद है मधुरिका भी रत्नावली की ही पात्र है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। मधुरिका के विषय में थोड़ा संदेह है, बाकी ये दोनों तो ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न। अधोलिखितासु सुक्तिषु सुखनाशोपदेशे नियोजिते। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितासु सुक्तिषु सुखनाशोपदेशे नियोजयत। इससे पहला प्रश्न हमने, क्षमा कीजिए थोड़ा, हाँ, मधुरिका और पद्मिनिका ये दोनों आपकी जो है वासवदत्ता की, स्वप्न वासवदत्तम की पात्र हैं। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितासु सुक्तिषु सुखनाशोपदेशे नियोजिते सुक्ति के। तो यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा हमें संशयात्मक लगता है, क्योंकि यहाँ पर सुखनाशोपदेश की जो सुक्ति है ए, बी और डी, ये तीनों सुक्ति हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला और चौथा ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्लेषण कर दे रहे हैं। हम इस आधार पे नहीं बता रहे हैं कि हाँ आयोग ने ये वाला ही मान लिया है, क्योंकि ये प्रश्न गलत है तो आयोग कोई भी माने गलत तो है ही। तो चलिए देखते हैं। और ये विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, यह जो सूक्ति है ये आपका किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में ही यह सूक्ति मिलती है। 37 नंबर की सूक्ति है। इसमें यह द्रौपदी जी का कथन है। वो कहती हैं इमामहं वेद न तावकीयं धियं विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्त्ययन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसंभममाधयः। इस तरीके से जो है यह सूक्ति किरातार्जुनीयम की है। इसके बाद ई जो है तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम, ये आपके स्वप्नवासवदत्तम की सूक्ति है प्रथम अंक की। तो आइए हम
हमसे सुखनासोपदेश के विषय में पूछा गया है, तो हम उस सूक्तियों के विषय में देखते हैं और देखते हैं कि ये सूक्तियाँ तीनों क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो सुखनासोपदेश जो है कादम्बरी का पूर्वार्ध है और सुखनासोपदेश में चंद्रापीड़ को तारापीड़ के मंत्री सुखनास का उपदेश देते हैं। यह जो है बाणभट्ट की रचना है। तो इसमें कुछ प्रमुख सूक्तियों में अकारणं च भवति दुष्प्रकृतिरेन्वयः श्रुतं वा विनयस्य, जो कि हमारा ए नंबर का है। इसमें कहा गया है दुष्ट व्यक्ति का उच्च वंश में जन्म लेना अथवा ज्ञानी का उसके विनयी होने के लिए कारण नहीं होता है। इसके बाद दूसरी सूक्ति है अमृत सहोदरापि कटु विपाका। तो इसमें यह लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो कहा जाता है कि यह लक्ष्मी अमृत के समान उत्पन्न होने पर भी कड़वे रस वाली है। फिर सूक्ति है तरल हृदयं प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि। चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मत वाला बना देता है। इसके बाद दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। उपभोग रूपी मृग तृष्णिका अत्यधिक दुखदायी अंत वाली है। विह्वला ही राज प्रकृति ही, राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। और ये जो गुणानुरोधे न विनान सत्क्रिया, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है हमारा। यह जो है हमारी बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता। इमाम हम वेद न ताव किम धियम विचित्र रूपा खरु चित्तवृत्तयः। यह भी आपका जो है विचित्र रूपा खरु चित्तवृत्तयः, यह तो आपकी किरातार्जुनीयम की है ही। उसके बाद लोके पंडितापि दाक्षिण्येन कार्यम कुर्वन्ति। यह 10 कुमार चरितम के प्रथम उच्छ्वास का है। 10 कुमार चरितम की संसार में पंडित लोग भी दूसरे के आग्रह के वशीभूत होकर अनुचित कार्य कर बैठते हैं। यदि यह 10 कुमार चरितम के पंचम उच्छ्वास का है तो फिर हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। और तपोवनानी नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम, ये तो आपका है ही स्वप्नवास वदत्तम का। एक बार हम आपको कंफर्म करते हैं कि लोके पंडिता पे दाक्षिण्य अनुकार्यम, यह जो है 10 कुमार चरितम का है अथवा सुखनासोपदेश का। क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा कहीं मिला नहीं। तो इस प्रश्न का इस तरीके से हम यदि करें तो हमारा यदि जो है कि यह 10 कुमार चरितम का होगा तो हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह यदि कादम्बरी का सुखनासोपदेश का होगा तो यह प्रश्न गलत है। बाकी हमें इस समय ये हम नहीं, हमारे पास साक्ष्य उतने नहीं हैं तो हम नहीं ऐसा कह सकते कि ये किसका है। तो यदि आपको पता हो तो बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर। ध्वनि परिवर्तन से दिशा अस्ति। ध्वनि परिवर्तन की दिशा है समीकरण, विषमीकरण, सघोषीकरण, अर्थापकर्ष और निर्द्वंद्वता। तो ये ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है। और अर्थात्कर्ष और अर्थोपकर्ष, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच इत्यादि ये ध्वनि के नियम हैं, ये अलग हैं। उसके बाद ध्वनि के दिशाओं के विषय में बात करें तो जो है उनका मुख्य रूप से विभाजन किया गया है समीकरण, विषमीकरण और आगम, लोप, समाक्षर लोप, वर्ण विपर्यय और महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, उष्मीकरण, संधि, कार्य, मात्रा भेद इत्यादि जो है ध्वनि परिवर्तन की 14 दिशाएं। तो इस तरीके से ए और बी इस प्रश्न का सही विकल्प पहला हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 46। अथर्ववेदेन संबद्धम, अथर्ववेद से संबंधित है।
तो अथर्ववेद के विषय में बात करें तो प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद ये आपके दो अथर्ववेद के हैं। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी छांदोग्योपनिषद और सत्यासार गृहसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र ये सारे आपके अथर्ववेद से संबंधित नहीं हैं। तो अथर्ववेद की शाखाओं के विषय में बात करें तो शौनक शाखा, पैपलाद शाखा, तौद, मौद, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण वैद्य। और ब्राह्मण की बात करें तो केवल एकमात्र गोपद ब्राह्मण मिलता है। अरण्यक की बात करें तो कोई भी अरण्यक नहीं मिलता है। और उपनिषद की बात करें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद ये आपके 3 उपनिषद मिलते हैं। कल्पसूत्र में वैतान स्रोत सूत्र मिलता है और कौशिक गृह सूत्र मिलता है, और कोई धर्म सूत्र नहीं है इसका, और ना ही कोई जो है शुल्ब सूत्र है। और छांदोग्योपनिषद जो है सामवेद से संबंधित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है पारस्कर गृहसूत्र आपका यजुर्वेद से संबंधित है। सत्यासार गृहसूत्र भी आपका सामवेद से संबंधित है। तो चलिए सामवेद या यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेदस्य मंत्रांशौ चिनुत। ऋग्वेद के मंत्र कौन से हैं? 47 नंबर। चलिए इस प्रश्न के विषय में देखते हैं। तो ये विकल्प हमारा जो है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, देखते हैं यह मंत्र जो है कहाँ का है। तो पूरा मंत्र देखते हैं। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षमा स्वसारमुत स्वसा सम्यक वंच सा सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। यह जो है अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें कहा गया है एक भाई दूसरे भाई से द्वेष न करे और बहन अपने बहन से द्वेष न करे। वे सब एक विचार और कार्य वाले होकर परस्पर मंगलमय वार्ता करें। इसके बाद दूसरा मंत्र जो है स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। यह जो है इसके विषय में मंत्र पूरा देखें तो तिरश्चिनो विततो रश्मिरेशा मधः स्विदा स्विदुपरि स्विदा स्वित रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129 नंबर सूक्त का 5वां मंत्र है। यह नासदीय सूक्त का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि उनका कार्यजाल जो किरणों की तरह शीघ्र फैला हुआ था, क्या वह मध्य में था अथवा क्या वह नीचे था अथवा क्या वह ऊपर था। सृष्टि का बीज धारण करने वाले थे। आकाश आदि महाभूत थे। नीचे भोग्य था, ऊपर भोक्ता था, इत्यादि बातें कही गई हैं। तो यह मंत्र जो है आपका ऋग्वेद का है, बी। इसके बाद तीसरे मंत्र के विषय में देखिए यस्मिन् ऋचः साम यजुंसी। तो इसके विषय में कहते हैं यस्मिन् ऋचः साम यजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिन्नश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित मंत्र है और शिव संकल्प सूक्त का मंत्र है। रथ चक्र की नाभि में तीलियों की भांति जिस मन में ऋचाएँ साम और यजुः प्रतिष्ठित होते हैं, जिसमें प्राणियों का सर्व पदार्थ विषय ज्ञान निहित है, वह तेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे, ऐसा कहा गया है। उसके बाद चौथा जो है हमारा, तो हमारा ए और सी दोनों ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। अब डी को देख लेते हैं। रात्रिभिरस्मा अहभिदर्शस्य। तो इसके विषय में देख ले। रात्रिभिरस्मा अहभिदर्शस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्मुर्मिनीयात् दिवा पृथिव्या मिथुना सुबंधु यमिर्यमस्य विभ्रियादजामि। यम यमी संवाद सूक्त का यह मंत्र है। इसमें कहा गया है, यम कहता है कि दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध 3 द्युलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त का 9वां मंत्र है यह। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण किया। तो ए और बी और डी हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेदस्य भाष्यकारो स्तः। यजुर्वेद के भाष्यकार कौन हैं? तो
सबसे पहले यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार में उव्वट, महिधर, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध, भट्टोपाध्याय जी हैं। तो महिधर जी हमारे, महिधर और उव्वट जी, ये दोनों ही हमारे शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं, यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद के। तो यहाँ पे शुक्ल और कृष्ण ऐसा तो बोला नहीं गया है, केवल यजुर्वेद का बोला गया है। तो हम फिर भी ए और सी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी हम कृष्ण यजुर्वेद के भी भाष्यकारों को देख लेते हैं, क्योंकि अगली बार क्या पता कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार पूछ ले अथवा शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार पूछ ले। तो कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, छुर, भट्टभास्कर और सायण, ये कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। इसके बाद ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव, वेंकट माधव, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष्क यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायण। उसके बाद आपके सामवेद के भाष्यकार के विषय में देखें तो माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, ये आपके सामवेद के भाष्यकार है। अथर्ववेद के भाष्यकार के विषय में देखें तो सायण अथर्ववेद पर केवल सायण जी का ही भाष्य मिलता है। और महाभारत के टीकाकार जो नीलकंठ हैं, इन्होंने काण्व शतपथ पर भी भाष्य जो है लिखा है। तो ये नीलकंठ जी महाभारत के टीकाकार हैं और इन्होंने काण्व शतपथ पर भी भाष्य लिखा था। इसके बाद जो है मल्लीनाथ जो हैं, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम आदि पर आदि ग्रंथों पर जो है टीकाएँ लिखी हैं। और शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर लिखा है। इन्होंने जो है नाटकों पर और इन्होंने उपनिषदों पर, इस तरीके से लोगों ने लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न अरस्तु के विषय में पूछा गया। अरस्तु प्रणीते रचनेस्तः, अरस्तु के द्वारा रचित रचना कौन सा है इसमें से? तो चलिए देखते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के विषय में हमारे पाठ्यक्रम में कुछ 3-4 पाश्चात्य काव्य शास्त्री को पढ़ना है, 3। तो चलिए उनमें से अरस्तु पहले काव्य शास्त्री हैं, तो उनके विषय में देखते हैं। इनका समय 427 से 387 ईसा पूर्व है। सिद्धांत इनका अनुकरण सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत या विरेचन सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी रचनाओं के विषय में देखें। इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो रिपब्लिक, सिम्पोजियम, फिडो, फिट्स, परमाइनोजिस, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, फिलेबस, इसके बाद टाइटिनियस, क्रिटियस, लॉज इत्यादि जो हैं। अच्छा, ये प्लेटो जी की रचनाएं हैं, क्षमा कीजिए, अभी तक हम जो बता रहे हैं ये प्लेटो जी के विषय में बता रहे हैं। अब अरस्तु जी के विषय 427 से 387 ईसा पूर्व, ये प्लेटो जी का समय है, जो कि अरस्तु के गुरु थे। तो ये रिपब्लिक जो है प्लेटो की रचना है, न कि अरस्तु की। तो इसके बाद प्लेटो की रचनाओं के विषय में देखें तो प्लेटो का समय 384 से 322 ईसा पूर्व है। इनका सिद्धांत अनुकरण, त्रास्ती और विरेचन सिद्धांत हैं। इनकी रचनाएं पेरीपोएटिकेस, जिसको पोएटिक्स भी कहते हैं, रिटोरिक, ये 2 मुख्य रचनाएं हैं, बाकी अन्य रचनाएं भी हैं। तो पोएटिक्स एक हो गया, पेरीहुप्सुस तो लोंजाइनस जी का, एस्थेटिक तो क्रोंचे जी का है। और आर्स पोएटिका तो जो है हम इनके गुरु जो है अरस्तु जी के गुरु, और मुझे लगता है इस तरीके से मिलान किया गया है उनके गुरु और उनकी रचनाओं को मिलाकर। तो ए और सी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। बाकी हम लोंजाइनस जी के विषय में भी देख लेते हैं और क्रोंचे जी के विषय में भी। लोंजाइनस जी का समय जो है इनका लोंजाइनस जी का नाम लोगिनुस, यूनानी नाम लोगिनुस है, और सिद्धांत इनका उदात्त विरेचन सिद्धांत, प्रतिभा कल्पना। इसके बाद रचनाएं इनके पेरीहुप्सुस है और ऑन द सबलाइम। इसके बाद बेनेडिक्ट क्रोंचे जी आते हैं। इनका समय 1866 से 1951 ईस्वी है, और इनका सिद्धांत अभिव्यंजनावाद, सहजानुभूति। रचना इनकी स्थेटिक है, और ये जो आर्स पोएटिका है ये हॉरेस जी की रचना है। इनका समय 19 ईसा पूर्व है,
ऐसे ही कुछ मिल रहा है, 1900 ईसा पूर्व होगा जहाँ तक उम्मीद है। और रचनाएं इनकी आर्स पोएटिका, स्टायर्ड, ईपोट्स, ओट्स, एपिस्टल, कुछ इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तर्क भाषानुसारम पदार्थेषु परिगणितेस् न स्तः। तर्क भाषा के अनुसार जो है 16 पदार्थ बताए गए हैं, उनमें से कौन से नहीं परिगणित हैं। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ए, सी और डी नहीं परिगणित हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि वो 16 पदार्थ कौन कौन से हैं, बाकी उससे संबंधित थोड़े तथ्यों को देख लेते हैं। तो केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन है। कौन कौन सा है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। और ये आपके 16 पदार्थ हैं। और प्रमाण के विषय में कहें तो 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय की बात करें तो 12 प्रमेय हैं। कौन कौन से हैं वो? अर्थ, बुद्धि, मन, क्षमा कीजिए, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुःखापवर्गः, इस तरीके से है। और अवयव के विषय में कहें तो अवयव की परिभाषा देते हैं, अनुमान वाक्यस्य एक देशा अवयवा, क्योंकि हमारे प्रश्न में जो है अवयव पदार्थ है तो उसकी परिभाषा है इस तरीके से। उसके बाद निग्रह स्थान भी पदार्थ के रूप में है, तो उसकी परिभाषा है पराजय हेतु निग्रह स्थानम। बाकी 16 पदार्थ का कहीं यदि विवेचन आता है तो हम उनकी परिभाषाएं देखेंगे। और यदि आप लोगों को चाहिए कि हाँ 16 पदार्थ की परिभाषा करें तो आप लोग कमेंट करें, हम अवश्य करेंगे। तो चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। हमने अब 51 नंबर से लेकर अगली कक्षा में देखेंगे प्रश्न। इस कक्षा में 41 से लेकर 50 प्रश्नों को देखा। 10 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए प्रश्न के साथ नई कक्षा में। धन्यवाद।